चलिए स्टार्ट करते हैं। गाउट या हाई यूरिक एसिड कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है और किस तरीके से हम इसके क्रिस्टल्स को ब्रेक कर सकते हैं। वही सब हमें देखना है ट्रीटमेंट के साथ में। फर्स्ट हाफ में ही रहेगी आज हमारी क्लास, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे। वैसे अर्थराइटिस के फॉर्म हमारे पास तीन फॉर्म हम देखते हैं अर्थराइटिस के। एक गाउट होता है, दूसरा रिमोटॉइड अर्थराइटिस होता है, एक ओस्टियो अर्थराइटिस होता है। तो आज गाउट की हम बात कर रहे हैं। ये एक टाइप की गठिया ही है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के डेट में। और जॉइंट में स्टिफनेस और पेन काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। जॉइंट के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, कुछ कल भी मैंने बोन बोन के बारे में बताया था, वहीं समझे जहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं, खासकर जो बड़े जॉइंट्स हैं वहाँ पे। वैसे सभी जॉइंट्स में ही उनमें एक साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। एक फ्लूइड, एक चिपचिपा सा चिकना पदार्थ, जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो भरा रहता है। जिसकी वजह से एक लुब्रिकेशन जो जॉइंट होता है उसको मिलता है, जिससे मूवमेंट में फ्रिक्शन कम हो, और फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट भी आराम से रहेगा। इसको ग्रीस भी हम जो है नॉर्मली बोलते हैं। इस मूवमेंट में, इस फ्रिक्शन में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो यूरिक एसिड होता है। अगर यूरिक एसिड को समझें हम हल्का सा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और यूरिक एसिड क्या है? एक वेस्ट मटेरियल है, एक वेस्ट सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। लीवर में ये इसका प्रोडक्शन होता है। साइड में जो फिगर देख रहे हैं इसमें सब क्लियर है। यहाँ तक आप देखिए, ऊपर से मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस हो रहा है। पूरे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में लास्ट में जो हमारे पास यूरिक एसिड बचता है एक वेस्ट मटेरियल के रूप में। असल में एडेनिन और ग्वानिन दो कंपोनेंट हैं, प्यूरिन बेस भी हम इनको बोलते हैं। इनके मेटाबॉलिज्म से ही हमें जो यूरिक एसिड है वो मिलता है। ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन बेस ही हम इनको कह सकते हैं। इसी प्यूरिन बेस से ही आरएनए, डीएनए और एटीपी ये सब जो है बनती हैं। इन सब के बनने के बाद में ही जो समझो एडेनिन और जो ग्वानिन है वो ऑक्सीडेट होकर यूरिक एसिड में बदल जाता है। हालांकि और प्रोसेस भी होते हैं, जेंथीन वगैरह भी बनता है, लेकिन लास्ट में एंड प्रोडक्ट में हम यूरिक एसिड को देखते हैं। यूरिक एसिड को फिर बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें से 30% जो यूरिक एसिड है वो तो इंटेस्टाइन के थ्रू बाद में जो है स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। और 70% जो है वो समझिए हमारे किडनी के थ्रू पास होके बाहर निकलता है। अब ये यूरिक एसिड जो ब्लड में, क्योंकि सारा प्रोसेस तो ब्लड के थ्रू ही होगा, ये सब पूरा मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट मटेरियल ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर सिक्रेट होगा। ये ब्लड में एक्सिस कब होगा? एक्सिस होके फिर ये डिपॉजिट कब होगा? जॉइंट्स में जाके, और स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है। तो आप समझिए कि लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है, या तो लीवर का मेटाबॉलिज्म खराब है जिसकी वजह से एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो। एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो ब्लड में उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। दूसरा, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम अच्छे से काम ना करे, खासकर किडनी से जितना यूरिक एसिड पास होना चाहिए उतना यूरिक एसिड किडनी पास ना कर पाए। ठीक है, तो भी यूरेट के जो क्रिस्टल हैं, यूरिक एसिड मतलब यूरेट के जो क्रिस्टल हैं वो बनते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला भी मैंने जो है इसका लिखा है, ऑर्गेनिक फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं। इसमें सोडियम आपको काफ़ी ज़्यादा, जो Na है, एन एक्चुअली लिखा है, सोडियम के जो क्रिस्टल हैं वो ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं को ब्रेक करना होता है मेडिसिन से और खाने पीने की चीज़ों से। या हम फिर वापस ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनमें ज़्यादा एडेनिन और ग्वानिन बनेगा तो भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो समझिए तीन फैक्टर हो गए। पहला, यूरिक एसिड ज़्यादा बने। दूसरा, यूरिक एसिड सिक्रेट ना हो, बाहर ना निकले। और तीसरा फैक्टर ये भी रह सकता है कि हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट लें, उसकी वजह से भी। वैसे उससे एंड रिजल्ट तो यही है कि ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जितने ज़्यादा प्रोटीन लिए जाएंगे। नॉर्मली इसकी वैल्यू मेल में 3.2 से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डीएल जो है रहती है।
फीमेल में 2.8 से लेके 6.2 के आसपास तक की जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज रहती है। लेकिन मेल में या फीमेल में भी ये 5.5 से ऊपर जाते ही सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है। यानी कि रिपोर्ट्स हमें कई बार नॉर्मल नज़र आएगी कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि मिनिमम रेंज से वो ऊपर यानी कि बढ़ने की तरफ रहता है तब। लेवल बढ़ने से ये जो जॉइंट है उसमें ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो फिर बाद में ये क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में ये जमा होता है, रेत जैसा होता है, जैसे सैंड होता है, जैसे बालू होती है, जैसे रेत होता है, उस तरीके से ये जमा हो जाता है। साइनोल फ्लूइड में जाके ये क्रिस्टल इसके इसका जो सैंड है, जो रेत है, वो एक फ्रिक्शन पैदा करता है, एक घर्षण पैदा करता है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो रेड होने शुरू हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है और जिस जिस घुटने में या जिस जॉइंट में ज़्यादा पेन है, मोस्टली ये जो टो है, हमारा पैर का जो अंगूठा होता है, ये वाला जॉइंट जो आपको दिख रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है मैक्सिमम पेशेंट में। इसके बाद फिर हाथों की स्मॉल जॉइंट्स में आएगा, घुटनों में आएगा, और कई बार ये जो है एल्बो वगैरह के रीजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हालांकि वो कम है। ठीक है। और जॉइंट का जो साइज, जो शेप है, उसको भी ये चेंज कर देता है ज़्यादा घर्षण होने से। तो गाउट में जो है, इस वाली गठिया में जो स्वेलिंग नोड्स हैं, घुटनों के जो जॉइंट्स हैं, या पैरों के, हाथों के, उंगलियों के, वो उनकी शेप भी इरेगुलर हो जाती है, बढ़ जाते हैं वो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ें यूरिक एसिड में रहती है, जिसकी वजह से पेन रहता है। वो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल वहाँ पे लगातार घर्षण पैदा कर रहे हैं। खैर, ये गाउटरी अर्थराइटिस है, गाउट हम इसको बोल रहे हैं। और बाकी खाने पीने में क्या ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठंड से इनका क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है, ठंड से क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है, इसलिए यूरिक एसिड जिसका बढ़ा होता है उसको सुबह या फिर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। और गर्माहट से इसके क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा कम रहता है, इसलिए ऐसे लोग जब थोड़ा चल लेंगे थोड़ी देर, मान लो बैठे हैं या लेटे हैं, एकदम से बहुत भयानक दर्द होगा। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा, थोड़ी गर्मी आएगी घर्षण से, साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, तब थोड़ा सा पेन में इनको आराम लगने लगता है। ये भी है दूसरा, ठंड में जो सेल हैं वो एनर्जी के लिए एटीपी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एटीपी भी एडेनिन से ही बना है। तो ठंड में भी यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एटीपी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, एडेनिन का ब्रेक ज़्यादा हो रहा है। एडेनिन का ब्रेक ज़्यादा होगा तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, मतलब आप समझते हैं नॉर्मली के ठंड में ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। जिन लोगों में एटीपी कम बनता है ना, उनको ठंड ज़्यादा लगती है गर्मी में, ये भी ध्यान रखना है। और S5C4RE या L2S5C4RE एटीपी को बनाने में भी मदद करते हैं। ऐसे लोगों को जिनको ठंड ज़्यादा लगती है। खैर, यहाँ समझिए, एटीपी की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर मैनेज करना है, बॉडी का ठंड कम लगानी है, उस की वजह से एटीपी, मतलब एडेनिन का ब्रेक ज़्यादा होगा, जिस वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया। इसलिए ये दो कारण हो गए कि ठंड में क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठंड में डिपॉजिट भी ज़्यादा होगा एटीपी ज़्यादा बनने से, और क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जो सैंड के पार्टिकल हैं वो आपस में ज़्यादा चिपकेंगे, जिस वजह से घर्षण ज़्यादा होगा और पेन भी इसलिए सर्दी में ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल यूरिक एसिड के लिए हम देख रहे हैं। जहाँ तक कारण की बात करें, कारण में मैंने आपको बताया, ऐसी डाइट का ज़्यादा लेना जिसमें एडेनिन, गुआनिन, ये सब ज़्यादा क्रिएशन इनका रहे, और इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेना, रिच प्रोटीन डाइट लेना, जैसे दाल वगैरह हो गई, बीन्स हो गए, ठीक है, पल्सेस हो गई, चावल से भी ऐसा ही है, अंडा हो गया, रेड मीट हो गया। अल्कोहलिक पेशेंट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी गाउट की जो है।
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। कई बार क्या होता है कि डाइट तो आदमी नॉर्मल रहता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसमें ऑटो इम्यूनिटी भी कई बार रोल प्ले करती है। ज़्यादा काम करने की वजह से प्रॉब्लम रहती है। ये इस वजह से भी दर्द हो सकता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड हो सकता है नॉर्मल भी ले, ओवर एक्सर्शन हो गया, जॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ हो गया, ज़्यादा खड़े रहने का काम हो गया, या कुछ दूसरे डिसऑर्डर जो क्रोनिक डिजीज है उनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। कुछ ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। सर्टेन टाइप की ड्रग्स हो गए, खासकर एंटीबायोटिक्स वगैरह होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का यूज़ करना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जॉइंट्स के ज़्यादा मीठा जो होता है वो बोन के मिनरलाइजेशन को भी इफेक्ट करता है, और क्रिस्टलाइजेशन को भी बढ़ाता है। तो ब्लैक टी कुछ हद तक थोड़ा ठीक रह सकती है, लेकिन जब उसमें चीनी और दूध मिला दिया जाएगा, मिल्क और जो चीनी है वो मिला दी जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसी टाइम। इसलिए इन लोगों को चाय पीने से बचना चाहिए। बाकी ठंडा पानी से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठंडे पानी से क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है। और बाकी कुछ और चीज़ें हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई, लीवर का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, खासकर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, टीएसएच बढ़ने से भी समस्या क्रिएट होती है। ओबेसिटी भी एक कारण है। ये सब नॉर्मल हम कारण इसका देखते हैं। हाई प्रोटीन डाइट मेन कारण हम उसको मान के चल रहे हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें, कुछ और भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में डाइट के रिलेटेड। सिम्टम्स की बात करें तो मॉर्निंग में स्टिफनेस और पेन ज़्यादा रहेगा। आराम करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है थोड़ी देर बैठने के बाद में। और जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलीफ लग जाता है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जॉइंट्स में। और स्मॉल जॉइंट से शुरू होता है। स्मॉल जॉइंट्स में पहले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड कम रहता है। अच्छा, यूरिक एसिड जो है वो सब जगह पहुंचेगा सर्कुलेशन के थ्रू, क्योंकि ब्लड तो सब जगह जा रहा है। लेकिन जो छोटे जॉइंट्स है उसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यानी कि एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डालें, और एक बाल्टी पानी में या 5 लीटर पानी में एक चम्मच चीनी डालें, तो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी? एक गिलास में। यानी कि छोटे जो जॉइंट्स हैं उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा घनत्व हो जाएगा यूरिक एसिड का। तो छोटे जॉइंट्स में पहले प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए मोस्टली ये असेंडिंग वे में इसका पेन देखने को मिलता है। यानी कि नीचे जॉइंट से शुरू होकर फिर ऊपर के जॉइंट तक जाता है। और यही इन्हीं जॉइंट्स में इसकी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। दूसरा, स्टिफनेस ज़्यादा रहेगी, और यूरिन में जो फोम है वो ज़्यादा बनेगा। यूरिन पास आउट करेंगे तो उसमें झाग ज़्यादा जो है वो बनेगा। और कभी कभी बॉडी पेन और फीवर, बुखार और हेडेक जो है, ये समस्या भी कई बार हमें देखने को मिलती है। इन सिम्टोमेटिक चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर इसको अनट्रीटेबल छोड़ दिया जाए या अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो। तो ये गठिया में कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने बताया, जॉइंट्स का डिफॉर्मिटीज हो जाएगी, जॉइंट स्वेलन हो जाएंगे, जो शेप और साइज है वो गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा घर्षण होने से ओस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। और यूरिक एसिड की वजह से यूरेट के जो स्टोन है, किडनी में स्टोन जो है वो भी बन सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इसकी रहती है। और यूरिक एसिड के स्टोन काफ़ी भयानक पेन क्रिएट करते हैं। कांटेदार स्टोन उसके देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो इसमें पड़ेगी, तो ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। और इसके अलावा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो साइनोवियल फ्लूइड की माइक्रोस्कोपी भी जांच जो है वो भी करा सकते हैं।
उसमें पता करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है। तो नॉर्मल यूरिक एसिड से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो है वो साइनोविल फ्लूइड का आप उसमें करा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा हम क्या करें, इसमें क्या समझें, उसको आप थोड़ा सा देखिए। पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सोडियम के क्रिस्टल इसमें ज़्यादा होते हैं, या सोडियम के जो आयन है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए, इसके डीक्रिस्टलाइज इसको करने के लिए हम नॉर्मली पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे चीज़ें अगर खाए जाएं जिसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहे, उन चीज़ों को खाने से ये इसके डीक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, मतलब यूरिक एसिड टूट जाएगा और यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो पेशेंट को खाने के लिए आप बोल सकते हैं। एक है जिंजर, अदरक। अदरक में आप अगर देखेंगे उसको, कंपोजिशन को उसकी चेक करेंगे तो उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा रहता है। अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, लेकिन वो काढ़ा जैसी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप उसमें चीनी और ये सब डाल रहे हैं। 5 ग्राम अदरक को कूट के उसको, ये पेशेंट को बोलिए आप अपने कि ऐसा करे वो, और अदरक को उबाल के अच्छी तरीके से और उसको छान के जो है वो पी ले। इससे क्या होगा, इससे डीक्रिस्टलाइजेशन होगा, बहुत अच्छे से ये काम करेगा। दूसरा, पाइनएप्पल जो होता है, अनानास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पाइनएप्पल भी अगर थोड़ा थोड़ा डेली लिया जाए तो ये भी बहुत जल्दी यूरिक एसिड के क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है। इसमें भी सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं, लेकिन सोडियम की वैल्यू कम होती है, पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट जो है हमें इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, जो ये हाई प्रोटीन डाइट्स हैं इनको कम कराइए। पेशेंट को बोलिए कि बीन्स वगैरह और जो अंडा है, मांस मछली, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी बंद कराइए। दालें पल्सेस बंद कराइए। वाटर का इंटेक बढ़ाइए। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें अपने पेशेंट को बतानी होती हैं कि गाउट के ट्रीटमेंट में क्या रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो हम अपनी रेमेडीज, अपनी मेडिसिन उसको दे रहे हैं। और थोड़ा सा लीवर के फंक्शनिंग भी उसकी चेक करिए कि एक्चुअली लीवर किस तरीके से काम वहाँ पे कर रहा है। क्योंकि आप ये समझिए कि सोडियम मोनोयूरेट जो है, या जो हम बोल रहे हैं मोनो सोडियम यूरेट, कैसे भी तरीके से बोलिए, जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल जो जमा हो रहे हैं जॉइंट में, ये जॉइंट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे बाइंड करके सुपर हाइड्रोक्साइड टॉक्सिन एक तरीके से फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल बनाता है जो सेल पर, जो सेल के साथ में अटैच हो जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है अपनी। और फिर ये सेल पर ही जो है अटैक करता है, ये समझो अटैच हो गया या अटैक कर रहा है। और फिर यहाँ ये सारी डिफॉर्मिटीज जो मोस्टली क्रिएट करता है, खासकर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में देखने को मिलती है। और इसलिए इसको इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के नाम से भी हम जानते हैं। ये समझिए कि सुपर हाइड्रोक्साइड टॉक्सिन या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होके फिर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें से लाइसोजाइम एक इम्पोर्टेंट रेडिकल है, या इम्पोर्टेंट एक सिक्रेशन है, या एक कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन यहाँ पे जॉइंट्स में क्रिएट होती है। रेडनेस, सूजन, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ा मिलता है। तो ये बहुत क्योंकि ये सेल म्यूकस, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ में अटैच हो रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, फिर इम्यूनिटी भी वहाँ उसके डिफेंड में अपना एक्शन या रिएक्शन जो है वो दिखाती है, और वही सारा इन्फ्लामेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो स्टार्ट होके बहुत खतरनाक रूप में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है अगर इसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो। ठीक है, तो नॉर्मल एक
मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिक एसिड। और जब ये हद से ज़्यादा हो जाएगा, ये शरीर में रहेगा ही रहेगा। यूरिक एसिड का होना भी जरूरी है ना, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारा, तो इसका मतलब यूरिक एसिड सिक्रेट होगा, यूरिक एसिड बनेगा, सिक्रेट तो नहीं बोल सकते, यूरिक एसिड बनेगा, प्रोड्यूस होगा। यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो समझिए चीज़ें ठीक है, एक नॉर्मल रेंज में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जब ये ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में भी गड़बड़ है। मेटाबॉलिज्म खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। लीवर डिसफंक्शन में, हाइपोथायराइड में, खासकर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती हैं। यानी कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ लीवर का ट्रीटमेंट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप पेशेंट से सिम्टम कलेक्ट करिए, देखिए कि क्या कुछ डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स और इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आती हैं उसमें, या फिर केवल प्रोटीन का हाई इंटेक करने की वजह से ही उसको हुआ है। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो सीधी सी बात है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा ही बनेगा, यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कन्वर्ट होगा। जेंथीन जितना बनेगा उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। एडेनिन ग्वानिन जितने ज़्यादा ऊपर से मिलेंगे लीवर को, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोगों में भी, ये पतले लोगों में भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मैटर है। जैसा मैंने आपको बताया, इससे थोड़ा सा मोटे लोगों में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये समस्या किसी के भी साथ हो सकती है। खैर, ये सब चीज़ें हैं जो एज ए इलेक्ट्रोमोपैथी फिजिशियन हमें इसमें पता होनी जरूरी हैं, जिसके बेस पे हम अपने ट्रीटमेंट को आगे सॉलिड तरीके से यूज़ कर सकें। डाइट में जो बंद रखना है वो बंद रखना है, पानी को ज़्यादा स्टार्ट कराना है, और जो खाने के लिए देना है वो मैंने आपको बता दिया। पेशेंट को बोलिए कि वो पाइन एप्पल और अदरक का यूज़ जो है वो ज़्यादा करें। केवल यही नहीं, लगभग सभी टाइप के जो फ्रूट हैं, इवन बनाना में भी काफ़ी जो क्वांटिटी है वो पोटेशियम की देखने को मिलती है। तो किसी को डाइजेस्टिव कंप्लेन नहीं है, हाइपर एसिडिटी नहीं है, तो बनाना खाने से भी रिलीफ मिलेगा। जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब से भी बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज होता है। कुछ जूसेस भी हैं, या कुछ ऐसे हर्बल जूसेस भी हैं जिनको, जैसे बोटल गार्ड हो गई, लौकी हो गई, उसके जूस से भी, और एलोवेरा हो गया, इन दोनों को मिक्स करके एक जूस बना के उसके तरीके से भी, उससे भी जो है यूरिक एसिड का डिक्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। उससे भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो टूट जाते हैं। जैसे टूटेगा बाहर होगा। थोड़ी तकलीफ कई बार बढ़ सकती है एक आध दिन के लिए, लेकिन वो फिर जो है ठीक हो जाएगा। इनिशियली इसको ठीक करना जरूरी रहता है। जो क्रिस्टल हार्ड हो जाते हैं, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, फिर चीज़ें थोड़ी बाहर हो जाती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं अब हम इसके। जो लोग बाद में कनेक्ट हुए हैं, फर्स्ट हाफ में ही हम रखेंगे, लेकिन गाउट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ हमें रेमेडीज क्या क्या इसमें, हमारी जो मेडिसिन है वो क्या क्या काम करे, कौन कौन सी चाहिए हमें। हमें S6 तो चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों चाहिए? क्योंकि किडनी का रोल इसमें बाहर निकालना है। क्रिस्टल्स जो हैं उनको बाहर निकालने का रोल है। हमें S5 भी चाहिए, लीवर के लिए भी, इन्फ्लामेशन के लिए भी। C6 चाहिए, वही सेम किडनी की रेमेडी है। और C5 की जरूरत भी पड़ेगी इन्फ्लामेशन के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए। यहाँ लगभग एक क्रॉस टाइप का फॉर्मूला मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगा। L1 है, सर्कुलेशन के थ्रू ठीक करेगा। A3 है, सर्कुलेशन के थ्रू ठीक करेंगे। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी सर्कुलेशन को ठीक करेगी, डिक्रिस्टलाइजेशन में भी हेल्प करती है। वैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इन्फ्लामेशन, अगर जॉइंट्स में सूजन है, डिफॉर्मिटी है, टाइट हो गए हैं जॉइंट्स जो है, उसको रिलीफ करती है, पेन को भी रिलीफ करती है। येलो इलेक्ट्रिसिटी है, रिलैक्सेशन इफेक्ट देती है, जॉइंट्स की मूवमेंट को बढ़ाती है। साइनोवियल फ्लूइड में कोई इन्फ्लामेशन है,
उसकी कंसंट्रेशन को जो है इम्प्रूव करती है, चिकनाट को बढ़ाती है उसकी येलो इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हम अपनी जो रेमेडीज हैं उनको यूज़ करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बताऊंगा, वो भी इसमें ज़रूरी हो जाती है। हायर जो पोटेंसी का एक कॉम्बिनेशन है छोटा सा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अब हम देखते हैं S5 के साथ में हम यूज़ करेंगे कैंसरेसो 6 का, L1 S5 C6 L1 Y और B। S5 C6 L1 Y B, D6 S6 C5 A3 G, D6 C4 F1 WE 200। पहली जो दोनों फॉर्मूले इनको दिन में 3 बार देंगे, TDS करके देंगे। और इसको दिन में 1 बार देंगे, 2 बार भी दे सकते हैं इस इनिशियली। साथ में A2 S5 C5 F2 GE और WE, इसका D4 में हॉट कॉम्प्रेस देना है, क्योंकि गर्माहट की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ये पिछले कुछ दिनों में कई सारे पेशेंट को ट्राई करने के बाद थोड़ा सा चेंजेस किए हैं मैंने गाउट के ट्रीटमेंट में, क्योंकि पहला गाउट के ट्रीटमेंट में हमारे क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा जल्दी टूट जा रहे थे, उससे पेन बढ़ता था कुछ लोगों का। तो ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसको। अब स्किन क्रॉस की तरह ही ये लीवर और किडनी की रेमेडी को मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि दोनों का रोल है इसमें। तो थोड़ा पानी ज़्यादा पिलाएंगे। हालांकि हम इसको D5 में भी यूज़ कर सकते थे, D5 में भी अच्छा काम करता है ये। लेकिन D5 में वही है कि थोड़ा बहुत पेन बढ़ने के चांस रहते हैं, तो D6 से शुरू करें। और फिर जो है F1 लेंगे यहाँ पे। ये मत देखना कि F1 नीचे भी है, लेकिन F1 यहाँ जरूरी है, पेन को भी मैनेज करेगा। तो इसलिए हमने D6 से शुरू करके फिर D5 पे आएंगे, बाद में D5 पे जरूर आना है। D5 पे आके ही ट्रीटमेंट क्लोज करना है पेशेंट का। यूरिन आउटपुट क्लियर हो जाए, फोम बनना बंद हो जाए यूरिन में, तब चीज़ें क्लियर रहती हैं। फिर टेस्ट कराएं, नॉर्मल हो गया फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डिपेंड ये भी करेगा कि कितनी प्रॉब्लम है और कितने दिन से प्रॉब्लम है। अब देखिए, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप देखिए, होम्योपैथी में सिलेक्शन कितनी सारी रेमेडी का लोग करते हैं। होम्योपैथी में सिलेक्शन करते हैं जो खासकर इसकी रेमेडी है, जैसे रोडोडेंड्रोन बोलेंगे। तो रोडोडेंड्रोन अच्छी रेमेडी है, आप भी ले सकते हैं उसको। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें जी के बजाय, ये वाले प्रोटोकॉल में जी के बजाय RE ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, होम्योपैथिक वे में मैं इसको बताता हूँ, पहले वाले बैच में मैंने समझाया था। होम्योपैथी में लोग ठंड से बढ़ने वाले दर्द में, बारिश में बढ़ने वाले दर्द में रोडोडेंड्रोन का यूज़ करते हैं। हमारे पास रोडोडेंड्रोन किस रेमेडी में है? RE में है। छोटे जॉइंट्स में पेन है तो किसका यूज़ करते हैं लोग? लीडमपाल का यूज़ करते हैं। गर्माहट है, लीडमपाल का यूज़ करते हैं। और मतलब गर्माहट के साथ दर्द है तो लीडमपाल। हमारे पास किस में है लीडमपाल? C6 में है। इन्फ्लामेशन के लिए, पेन के लिए आर्निका का यूज़ करते हैं, हमारे पास आर्निका A3 में है। WE में भी है, A1 में, WE A3 सब में है, लेकिन हमने A3 यूज़ किया है। बर्बेरिस वल्गेरिस यूज़ करते हैं लोग क्रिस्टलाइजन के लिए, डी क्रिस्टलाइज करने के लिए। हमारे पास बर्बेरिस वल्गेरिस किस में है? S5 में है।
सिमसिफुगा का यूज़ करते हैं। सिमसिफुगा 200 में या 30 में देते हैं। छोटे जॉइंट को, उंगलियों में जो खासकर दर्द होता है उसके लिए हमारे पास सिमसिफुगा किस में है, डब्ल्यू ई में है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन के लिए, पेन के लिए सिम्फाइटम का यूज़ करते हैं। हमारे पास सिम्फाइटम किस में है, C4 में है। ठीक है, एकोनाइट नेप्लस है ये, हमारे पास फेब्रिफिगोवन में है। और इस तरीके से आप देखेंगे हमारे पास ये खासकर जो प्लांट बेस्ड रेमेडी है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी तो फिर ये सब भी सिम्टोमेटिकली यूज करते हैं होम्योपैथी में लोग, लेकिन हमें सिम्टोमेटिक जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। इन प्लांट का जो एक्चुअल नेचर है हमारी रेमेडी वो प्ले करती है, डीक्रिस्टलाइजेशन। उसी तरीके से प्लांट बेस में रेमेडी ऐड करेगी, नहीं तो हमें फिर सिम्टोमेटिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। रस्टोक्स हमारे पास है, रस्टोक्स BC6 में पड़ा है, रस्टोक्स रस्टोक्स की जरूरत भी है तो रस्टोक्स है, लिडमपाल है, बर्बेरिस है। तो बाकी इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ ज़्यादा सिम्टोमेटिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को भी दे सकते हैं, ये शुगर भी कम करेगा। क्यों शुगर कम करेगा उसको समझने के लिए बी को समझना है, S6 को समझना जरूरी है, C6 को समझना जरूरी है, वाई को समझना जरूरी है, और डायबिटीज को समझना जरूरी है। अगर डायबिटीज S6 C6 Y B को समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करेगा। जब D6 में या D10 में देंगे तो D6 में भी करेगा। तो केवल 38 रेमेडी हैं, लेकिन केवल 38 रेमेडी नहीं है, वो पूरी ह्यूमन बॉडी पे काम करती है, कंप्लीट, हर एक ऑर्गन पे। इसलिए डायग्नोस इजी है, इसलिए सिलेक्शन इजी है। सिलेक्शन इजी है, डायग्नोस इजी है, और रेमेडी सिलेक्शन फिर आसान हो जाता है। लेकिन आपको कलेक्शन बहुत जरूरी है इसमें करना, कलेक्शन इजी नहीं है। कलेक्शन के लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी कि इसमें लीवर किडनी का इन्वॉल्वमेंट है भाई, तो उसी तरीके से रेमेडी का सिलेक्शन होगा। जॉइंट्स में प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी आएगी। इतना क्लियर है तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी आराम से, सब हो भी जाएगा। होम्योपैथी में ये सिम्टम कलेक्ट करना आसान है, 10-12 सिम्टम कलेक्ट कर लिए, लेकिन फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। पढ़ेंगे पता चलेगा ये भी मैच हो रही है, ये भी मैच हो रही है, ये भी मैच हो रही है, ये भी मैच हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन उसके लिए बहुत डीप जाने की जरूरत है। और जिस टाइप का स्टफ या जिस टाइप के लोग अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल ये भी मुश्किल ही लग रहा है। 38 रेमेडी भी लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, 114 प्लांट और 38 रेमेडी भी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको केवल फॉर्मूला ही चाहिए। क्वैक की तरह काम करना चाहते हैं बस, जैसे झोला छाप काम करते हैं। ना एनाटोमी फिजियोलॉजी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अभी आज हम इतना ही रख रहे हैं, और फिर कल मंडे नई डिजीज के साथ आगे डिस्कस करेंगे। अर्थराइटिस है तो इसी को पकड़ेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है साथ में। मैं 3 डिजीज मंडे को आप लोगों को बताऊं, और या 2 डिजीज कम से कम हो जाए। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 2 डिजीज भी हो जाएंगी, 3 तो शायद ना हो पाए। कोशिश करेंगे जितना भी होगा, ऐसे ही ट्रीटमेंट इसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। और मल्टीपल अप्रोच भी रह सकती है, ऐसा नहीं कि जो पहले ट्रीटमेंट बताया था वो थोड़ा सा अलग था वो काम नहीं करेगा, वो भी करेगा। मल्टीपल अप्रोच भी रहनी जरूरी है। सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, ये काम ना करे तो वो दो, वो काम ना करे तो ये दो, ये भी रहना जरूरी है ना। तो वो भी लगभग ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एक आध S2 वगैरह उसमें हमने ऐड की थी, बाकी सब लगभग लगभग वैसी ही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा वे ही बदला है।